Namaste all. Apollo Hospital welcomes you again at our FB Live session. So आज का हमारा टॉपिक है डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। हमारी बॉडी में जो सेंसेस होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हियरिंग लॉस जो होता है वो हमें लिमिट ना करे, हमें हीयर्स जो हमारे ईयर्स हैं वो हमें अलाउ करते हैं, हमें वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि हम हमारी सोशल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी इंटरनल चीज़ों को एक्सटर्नल चीज़ों से कनेक्ट करने का एक सोर्स होता है हमारे ईयर्स। तो हमारे ईयर्स का जो लॉस है, हियरिंग लॉस, वो हमें कभी लिमिट ना करे, हमें आगे बढ़ने से ना रोके, हमें रेगुलर एक्टिविटीज़ में स्टॉप ना करे। इसके लिए आज हमारे साथ में चर्चा के लिए हैं डॉक्टर विश्वकर्मा सर, सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर प्रोफेसर एट हेड डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी एट अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद. Sir has vast experience in this field. Sir is former and professor department of ENT at Apollo Hospital. He has mentored and trained scores of surgeons and helped them to start cochlear implant center across the country. Sir is now mentor at specialty group at National Board of Examination. Sir आज हमें hearing loss के बारे में डिटेल में बताएंगे। हियरिंग लॉस एज ए लिमिटेशन सर, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम सुनते कैसे हैं, हाउ डू वी हियर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जिसके अंदर अपोलो हॉस्पिटल का ये जो अभिगम है, जिसमें हम बताएंगे सबको कि हियरिंग लॉस हमारी जो भी कम्युनिकेशंस की स्किल है या एक दूसरे से जो बातचीत करने की, जो अभिव्यक्ति करने की जो हमारी जो परंपरा है और जिसके चलते हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हियरिंग लॉस कभी कोई अवरोध न करे, कोई बाधा न डाले। इसके लिए जैसा इन्होंने पूछा कि हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम लोग सुनते कैसे हैं। तो हमारा कान जो हम देखते हैं, ये जो बाहर का कान है, ये नॉर्मली हम इसे कान कहते हैं। तो ये बाहर का कान, फिर एक अंदर का बीच का कान होता है और एक अंदर का कान होता है। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, इस तरह से कान को 3 भागों में समझने के लिए विभाजित किया जाता है। बाहर का कान क्या करता है कि जितनी भी ध्वनि तरंगे कान के लेवल पे आती है उसको ग्रहण करके और अंदर डालती है। तो कान के छिद्र में जब वो आवाज़ जाता है तो अंदर कान का पर्दा होता है, कान के पर्दे से वो ध्वनि तरंगे टकराती है। उसके बाद में वो पर्दा हिलता है। पर्दा जो है वो मध्य कान में 3 हड्डियाँ जुड़ी हुई है, जिसको मेलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। तो पर्दे के हिलने से पहले मेलियस हिलता है, उसके बाद में इनकस हिलता है, उसके बाद में स्टेपिस हिलता है। और ये पर्दे की जो आगे पीछे की मूवमेंट होती है, ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है, वो लास्ट हड्डी यानी स्टेपिस पे जाती है और स्टेपिस भी एक पिस्टन की तरह आगे पीछे मूव करती है। तो इसके मूवमेंट से होता यह है कि जो अंदर वाला कान है, जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, जो एक शंख आकार का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्थित पानी जैसा पदार्थ, जिसे इनर ईयर फ्लूइड कहते हैं, वो हिलने लगता है। और अंदर के पानी में जब कंपन पैदा होती है तो वहाँ पर स्थित हेयर सेल्स होते हैं, जो एक तरह के सेंसर सेल्स होते हैं, वो हिलने लगते हैं। और इन हेयर सेल्स के हिलने से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और एक करंट जनरेट होता है। और वो करंट कान के सुनने की नस उस करंट को लेकर दिमाग के सुनने के केंद्र को देती है और दिमाग उस करंट को आवाज़ की तरह पहचानता है। तो जो कान पे आई ध्वनि तरंगे एक करंट में रूपांतरित होके दिमाग के सुनने के केंद्र को करंट के रूप में देती है और दिमाग उस करंट को आवाज़ की तरह पहचानता है। तो यह तो हुई हमारी प्रक्रिया नॉर्मल सुनने की। जी सर, डिफिशियंसी होती है, हियरिंग लॉस जो जिसको हम कह रहे हैं अभी, वो कितने तरीके के होते हैं? हाँ, तो ये जो हमारी ध्वनि सुनने की जो तरीका है, जो ध्वनि सुनने का जो अंदर जो जिस तरह से आवाज़ जाती है, तो किसी भी जगह पे अगर अवरोध होता है ध्वनि तरंगों के जाने में, तो उसको हियरिंग लॉस हो जाएगा। जैसे कि कान के बाहर के भाग में यदि कोई भी तरह का मैल जमा हुआ, एकदम कड़क मैल जम गया हो या कुछ फंगस हो गई हो, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिससे कि आवाज़ पर्दे तक पहुंच नहीं सकती है, तो सबसे मामूली जो सुनने की लॉस होती है, सुनने की जो तकलीफ़ होती है, वो उससे होती है। तो वो एक तरह का माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। उसके बाद में हियरिंग लॉस आता है तब जब कान के पर्दे में किसी कारण से छेद हो जाता है। तो क्या होता है कि कान के पर्दे की कंपनें कम हो जाती है, आवाज़ लीक कर जाती है, इसलिए फिर वो सुन नहीं पाता है।
उसके बाद होता है कि मध्य कान में जो ये 3 हड्डियां हैं, इसमें कोई बीमारी हो जाए, इसके अंदर सड़न पैदा हो जाए, या इसके अंदर कोई बीच में पानी जैसा पदार्थ आ जाए, या कोई पस आ जाए, या कुछ ग्रैनुलेशंस हो जाएं, तो इस तरह की चीज़ें के होने से बीच का जो कान है उसके अंदर से ट्रांसमिशन साउंड का कम हो जाता है, तब कंडक्टिव हियरिंग लॉस आता है। यानी कि कान के बाहर से लेके कॉक्लिया तक आवाज़ के जाने में अगर किसी भी तरह का अवरोध होता है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। जैसे कि कुछ लोगों को जन्म से ही कान होता ही नहीं है, कान का छेद डेवलप ही नहीं हुआ होता है, या कान की हड्डियां डेवलप नहीं हुई होती है, या फिर कान की जो अंतिम हड्डी है जिसको स्टेपिस कहते हैं वो फिक्स हो गई होती है। तो ये 3-4 स्थितियों में कंडक्टिव हियरिंग लॉस आता है, और हर कंडक्टिव हियरिंग लॉस को हम सर्जिकल इंटरवेंशन से या और चीज़ों से उसको सुधार सकते हैं। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात हुई जी। जी सर, कंडक्टिव हियरिंग लॉस के बारे में जो आपने अभी बताया, तो क्या कंडीशंस होती हैं जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, और इसका क्या ट्रीटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो साउंड के ट्रांसमिशन में, कंडक्शन में जो प्रॉब्लम आती है, तो इसको ठीक करने के लिए जैसे हम अगर लें कि बाहर के कान में, मतलब एक्सटर्नल ईयर में यदि किसी कारण से वैक्स जम गया है, कोई फॉरेन बॉडी आ गया है, या फंगस हो गई है, तो ये सब चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप में देख के इन सब चीज़ को निकाल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, ताकि कान में ध्वनि का जो जाने का रास्ता है वो साफ़ हो जाए और वो पर्दे तक जाके आवाज़ को टकरा के आगे बढ़ाएं। तो ये सफाई करने से कान की ये माइल्ड मॉडरेट लॉस जो वैक्स के चलते या ऑब्स्ट्रक्शन के चलते हैं, ज़्यादातर यही कारण होता है, तो इससे वो ठीक हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है कंडक्टिव में कि कान के पर्दे में छेद हो गया। अब कान के पर्दे में छेद होता इसलिए है कि या तो बाहर से कोई इंजरी हुई हो, या फिर कान के मध्य में कोई इन्फेक्शन हो गया हो और वो इन्फेक्शन में पस इकट्ठा हो गया हो, उसके चलते छेद हो गया हो पर्दे में, और पर्दे का छेद बड़ा हो गया हो बाद में, या फिर कान के अंदर की जो हड्डियां हैं वो सड़ गई हो या ग्रैनुलेशन हो गया हो, तो तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑपरेशन के द्वारा ठीक से कर सकते हैं। जैसे कि कान के पर्दे में अगर छेद है तो उसको हम एक ऑपरेशन कहते हैं, जैसे टिम्पेनोप्लास्टी, या अगर बहुत ही बाकी सब चीज़ें ठीक है तो सिर्फ मायरिंगोप्लास्टी करके। तो ये ऑपरेशन के द्वारा जो साधारणतः सब जगह होता है और हर एक ईएनटी सर्जन इसको आराम से करते हैं, तो ये ऑपरेशन के द्वारा पर्दे का रिपेयर कर दिया जाता है और नया पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे कि फिर से वो आवाज़ कंपन करने लग जाए और पर्दा आगे काम करे। और जिन स्थितियों में कान के अंदर की जो हड्डियां सड़ गई है, जो ज़्यादातर कोलेस्टेटोमा के कारण होता है, वो एक तरह की बीमारी होती है जिसके अंदर सड़न पैदा हो जाती है, तो वो सब जो भाग है, जितनी भी सड़न है उसको निकाल दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, जितनी हड्डी बचाई जा सकती है उसको बचाई जा सकती है, और आवाज़ को ट्रांसमिशन में हेल्प किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हड्डी बचाई नहीं जा सकती है और उसको निकालनी पड़ती है, तो जिनमें हम निकाल देते हैं तो उसमें हम आर्टिफिशियल हड्डी लगा सकते हैं, जिसको हम टॉर्प या पॉर्प बोलते हैं। टॉर्प अर्थात टोटल ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस, ये टाइटेनियम के और अलग मटेरियलों के भी आते हैं, और वैसे ही पॉर्प होता है जो पार्शियल ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस होता है। तो इस तरह से हम कान के आवाज़ को कॉक्लिया तक पहुंचा सकते हैं, कान की हड्डियों को बदल के, रिपेयर करके, पर्दे को रिपेयर करके, या फिर कई बार ऐसा होता है कि टॉर्प पॉर्प जहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम बॉडी का पार्ट ही यूज़ कर लेते हैं, जो ट्रेगल कार्टिलेज बोलते हैं या कॉन्कल कार्टिलेज, यानी कि ये जो पतली हड्डी है इधर की, उस ट्रेगल कार्टिलेज को लेके रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो पर्दा प्लस कार्टिलेज या पर्दा प्लस कार्टिलेज प्लस टॉर्प या पॉर्प, इससे हम आवाज़ को बाहर से कॉक्लिया तक पहुंचने में आसानी दे सकते हैं। खाली कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसके अंदर की अंतिम हड्डी जो स्टेपिस है वो फिक्स होती है, उसके लिए थोड़ा सा अलग उपाय है जी। तो सर, जो कान में मैल जमा होना आम तकलीफ होती है कई मरीजों को, तो वो भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस से ही हम रिलेट करेंगे? जी, जैसा मैंने बताया आपको कि अगर मैल जम गया है तो उसे निकाल दिया जाएगा, तो ट्रांसमिशन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग होते हैं सर जिनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, हाँ, तो ऐसे में कंडक्टिव हियरिंग लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं हम? हाँ, जिनको एक्सटर्नल ईयर डेवलप ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, या कान का जो छेद है वो है ही नहीं, या अंदर जो मिडिल ईयर भी बिल्कुल बंद है, ब्लॉक्ड है, पूरा हड्डी ही बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में
हमको कोई बोन कंडक्शन डिवाइस लगाना पड़ता है। तो इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं कि अगर किसी को ऑपरेशन नहीं करवाना है तो बोन कंडक्शन हियरिंग एड लगाया जा सकता है, जो कि एक वाइब्रेटर के साथ में अटैच कर दिया जाता है मैस्टर्ड पे, और वो वाइब्रेट करके आवाज़ को पहुंचाता है। दूसरा होता है कि जो पहले किया जाता था कि बोन एंकर्ड हियरिंग एड, उसके अंदर एक टाइटेनियम का स्क्रू टाइप होता है जिसको ऑपरेट करके हम स्कल में फिट कर देते हैं और उसके ऊपर एक डिवाइस लगाते हैं जो एक वाइब्रेटिंग हियरिंग एड होता है, इसलिए उसे पूरे सिस्टम को कहते हैं बोन एंकर्ड हियरिंग एड। तो वो क्या करता है कि आवाज़ को लेके कंपन में बदल के और हड्डी के माध्यम से अंदर आवाज़ देता है। और तीसरा अभी जो लेटेस्ट आया है जिसे कहते हैं बोन कंडक्शन इम्प्लांट, तो और उसे बोन ब्रिज भी कहते हैं। वो बोन ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आवाज़ को बाहर से अंदर तक ले जाने में ब्रिज का काम करता है। तो वो क्या करता है कि उसे हम सर्जिकली उस डिवाइस को कान के पीछे की चमड़ी के नीचे उसे फिट कर देते हैं और वो बाहर एक प्रोसेसर होता है। तो जो ऑडियो प्रोसेसर जो बाहर होता है वो साउंड को लेके उसको कोडिंग करके और रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से अंदर के डिवाइस को देता है। अंदर का डिवाइस उसके ग्रहण करके उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है और वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके वो आवाज़ को बोन के माध्यम से कॉकलिया तक और आगे की नसों तक पहुंचाता है। तो इस बोन कंडक्शन इम्प्लांट से हम जिन लोगों को कान नहीं है या कान छोटे हो गए हैं या कान का छेद नहीं है या कंडक्शन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, उनको इस बोन कंडक्शन इम्प्लांट के ऑपरेशन से यानी कि बोन ब्रिज के ऑपरेशन से वापस नॉर्मल लेवल पे सुनता हुआ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि जिनके छेद नहीं है उनकी। एक और स्थिति जैसे मैं बता रहा था कि कान के अंदर की जो हड्डी है उसमें जो अंतिम हड्डी है जिसे स्टेपिस कहते हैं, वो अगर चिपक गई है तो उसको क्या करना पड़ता है कि अगर वो चिपक गई है यानी वो ट्रांसमिशन नहीं कर पा रही है तो उस हड्डी को निकाल देना पड़ता है, और जिसे कि हम स्टेपिडोटोमी कहते हैं। स्टेपिडेक्टोमी करें या स्टेपिडोटोमी करें और उसके अंदर उसके फुट प्लेट में छेद करके एक आर्टिफिशियल हड्डी लगाई जाती है जो एक पिस्टन कहलाता है। वो पिस्टन के शेप का होता है इसलिए, और वो टेफ्लॉन का हो सकता है, टाइटेनियम का हो सकता है। तो वो पिस्टन लगा देते हैं ताकि आवाज़ डायरेक्टली ट्रांसमिशन चालू हो जाए। तो इस तरह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस चाहे बाहर के कान के कारण हो, चाहे वो मध्य कान के कारण हो, चाहे जन्म से कान का डेवलपमेंट न हुआ हो या फिर जन्म से कान का छिद्र न हो, ऐसी सभी स्थितियों में हम उसे सुनता हुआ कर सकते हैं। उस तरह की इलाज आ गया है, उस तरह के गैजेट्स आ गए हैं, उस तरह से मदद कर सकते हैं ताकि उस व्यक्ति को सुनने का कोई लिमिटेशन न हो। जैसा हमारा आज का टॉपिक है कि हियरिंग विदाउट लिमिटेशन, तो जिसको भी इस तरह के कारणों से सुनने में थोड़ी भी क्षमता कम होती है, उन सबको हम सुनता हुआ कर सकते हैं और वो सुनने का आनंद ले सकता है और समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। जी सर, जी बिल्कुल। सर ये तो हमारी बात हुई कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है, नसों के कारण बहरापन जो आता है, हाँ। उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, तो ये तो बात हुई कि आवाज़ जो मैंने शुरू में बताया कि बाहर से आता है, बाहर के कान में, फिर मध्य कान में, फिर इनर ईयर में। इनर ईयर में जो स्ट्रक्चर है वो कॉकलिया के शेप का होता है और इनर ईयर ही वो पार्ट है जहाँ पे ये कंपन जो आया बाहर से, ध्वनि तरंगों का जो कंपन है इनर ईयर में आके वो करंट में रूपांतरित हो जाता है। और कॉकलिया में जब आवाज़ जो रिसीव हुई वो करंट में रूपांतरित जब नहीं हो पाती है तब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। यानी कि कॉकलिया में स्थित जो सेंसर सेल्स हैं, जो न्यूरल सेल्स हैं, वो यदि ठीक से काम नहीं करते हैं तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। अब ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी कई तरीके से हो सकता है और कई मात्रा में हो सकता है। माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। तो जिन किसी को थोड़ा माइल्ड मॉडरेट लेवल का हियरिंग लॉस है तो उन लोगों को हम आवाज़ का जो प्रमाण है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो लाउडनेस है, वो बढ़ा के जब देते हैं तो वो सुनने लगते हैं। और ये काम कर सकते हैं हम हियरिंग एड के माध्यम से। तो हियरिंग एड पहनाने से ऐसे लोग जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस माइल्ड टू मॉडरेट है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है और वो आवाज़ बढ़ा के दी जाने से लाभान्वित होते हैं और सुन सकते हैं। जैसा कि हम नॉर्मल देखते हैं कि कोई ऊंचा सुनता है तो हम जोर से बोलते हैं तो वो सुनने लगता है, लेकिन नॉर्मल कन्वर्जेशन में जोर से बोलना तो ठीक नहीं है,
इसीलिए यदि वो हियरिंग एड पहनता है तो नॉर्मल लेवल पे कन्वर्सेशन भी आराम से सुन सकता है, क्योंकि वो मशीन उस आवाज़ को बढ़ा के अंदर देता है और वो व्यक्ति नॉर्मल रेंज में सुन सकता है। तो उसको कहीं पे किसी को चीखना नहीं पड़ेगा, किसी को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, कोई टीवी का या कोई वॉल्यूम बढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो और सभी चीज़ें नॉर्मल रेंज में सुन सकता है। तो ये माइल्ड डिग्री का लॉस है या मॉडरेट डिग्री का लॉस है, कुछ अंश तक कुछ फ्रीक्वेंसीज में सीवियर तक भी काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो प्रोफाउंड हो जाता है, यानी कि आंशिक बहरापन नहीं, संपूर्ण बहरापन हो जाता है, जो टोटल हियरिंग लॉस है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। जब प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है तो हियरिंग एड की लिमिट के बाहर चला जाता है, तो हियरिंग एड उस प्रोफाउंड हियरिंग लॉस को कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत भी हेयर सेल्स बचे नहीं हैं, थोड़े बहुत भी हेयर सेल्स बचे नहीं हैं जो कि आवाज़ को करंट में रूपांतरित करके आगे पहुंचा सके। तो ऐसी स्थिति में कॉक्लियर इम्प्लांट का उपयोग होता है, और कॉक्लियर इम्प्लांट एक अलग तरह का यंत्र है। जी, जैसे सर आपने बताया कि हियरिंग एड जो है वो बहुत हेल्प करता है अगर आंशिक हेयर लॉस है। जी हाँ। एक अच्छा हियरिंग एड कैसे मिल सकता है, क्या जांच होती है, कैसे हम पता कर देखिए, सकते हैं? कभी भी जब हियरिंग एड किसी को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब भी किसी को हियरिंग लॉस हो और माइल्ड हो या मॉडरेट हो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमारी टीम की। हमारी टीम के अंदर एक ऑडियोलॉजिस्ट होता है। ऑडियोलॉजिस्ट वो टेक्निकल पर्सन है जो कि सुनने की जांच करके और उस व्यक्ति के सुनने का कितना प्रमाण है, कितनी शक्ति है, कितना आंशिक है, नहीं है, किन फ्रीक्वेंसीज़ में अच्छा हियरिंग है, किन फ्रीक्वेंसीज़ में ख़राब हियरिंग है, ये सब चीज़ की जांच करता है। और ये जांच होती है एक साउंड प्रूफ रूम में। अलग अलग तरह के आवाज़ को दिए जाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के डेसिबल के साउंड पहुंचाए जाते हैं, और उसका एक ग्राफिकल प्लॉटिंग होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ये ऑडियोग्राम होता है व्यक्ति की सुनने की क्षमता को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक बार सुनने की क्षमता जब हमने रिकॉर्ड कर ली कि इसका बोन कंडक्शन लेवल कितना है, इसका एयर कंडक्शन लेवल कितना है, इसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो किस एरिया में है, किन फ्रीक्वेंसीज़ में है, इसको अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो कितना है, तो ये ऑडियोग्राम पे के आधार पे ऑडियोलॉजिस्ट जब पूरा इसका विश्लेषण करके हमें जब बताता है कि सर इसमें इतनी इतनी तकलीफ़ें हैं और इसमें ये चीज़ हो सकती है, तो हमारी टीम फिर वो तय करती है कि इनको अच्छा अगर हियरिंग एड से फ़ायदा होना है तो उसे हियरिंग एड का ट्रायल दिया जाता है और एक प्रॉपर हियरिंग एड फिट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाके एक कोई भी हियरिंग एड खरीद के लगा देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। हमें देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का हियरिंग लॉस कितना है, किस फ्रीक्वेंसी में कितना है, यानी कि हियरिंग एड ऑलवेज कस्टमाइज्ड होता है पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट के हियरिंग लॉस के हिसाब से। तो जैसा हियरिंग लॉस रहा वैसा हियरिंग एड का प्रोग्राम करके उसे दिया जाता है। उन फ्रीक्वेंसीज जिसके अंदर ज़्यादा तकलीफ़ है उनको ऊपर लाया जाता है, जिसमें कम तकलीफ़ है उसमें कम पे रखा जाता है। इस तरह से एक सेटिंग करके कंप्यूटराइज्ड पूरा सेटिंग होता है। तो ये डिजिटली प्रोग्रामेबल हियरिंग एड होता है। ये हियरिंग एड अच्छी तरह से सेट करके उस व्यक्ति को जब देते हैं तभी उसे प्रॉपर हियरिंग मिलता है। इसीलिए टीम का होना बहुत ज़रूरी है, सेटअप्स का होना ज़रूरी है जहाँ पे ढंग से इसकी जांच हो सके, जहाँ पे ऑडियोमेट्री ठीक से हो सके, साउंड प्रूफ हो रूम हो, जहाँ के जो ऑडियोमीटर्स हैं वो कैलिब्रेटेड हो और मास्किंग कर सकने की क्षमता हो। जो पर्सन जो इसको करता है वो एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गया और उसने कोई भी मशीन दे दिया, ऐसा नहीं चलता है। उससे कोई फ़ायदे के बजाय उससे नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा एक प्रॉपर साउंड प्रूफ रूम में कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जब जांच करके एक ऑडियोग्राम बनता है और उसको जब हमारी टीम में से जैसे जो हम लोग ENT सर्जन्स हैं उसको कान का एग्जामिनेशन करता है और दोनों चीज़ें जब क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं उसके बाद में एक प्रॉपर फिटिंग होता है। इस तरह से एक प्रॉपर फिटिंग होने पे व्यक्ति को लाभ होता है और हियरिंग एड लगाने से उसे आनंद आता है और ध्वनि का आनंद ले सकता है और आगे उसका हियरिंग लॉस ना हो, ना बढ़े, इसके लिए ये पूरा प्रयास होता है। तो हियरिंग एड ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे लगा दिया जाता है, वो बहुत ही बड़ी टेक्निकल चीज़ है और वो करने के बाद ही उसे लगाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को हियरिंग एड पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है या कुछ लोग पहन ही नहीं पाते हैं जी। तो ऐसे लोगों को हम लोग ऐसा हियरिंग एड लगाते हैं जो कि एक पार्शियली इम्प्लांटेबल हियरिंग एड है,
जिसे बोलते हैं वाइब्रेंट साउंड ब्रिज। तो ये क्या है कि साउंड ब्रिज वैसे ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाहर के आने वाली आवाज़ों को ब्रिज करके अंदर दे देता है और ये वाइब्रेशन से करता है, इसलिए वो वाइब्रेंट साउंड ब्रिज है। तो ये क्या करता है, इसको हम ऑपरेशन करके कान के पीछे हड्डी में फिट कर देते हैं और उसका जो फ्लोटिंग मास ट्रांसड्यूसर होता है उसका एक पार्ट होता है जिसे हम कान की जो हड्डियां हैं उसके ऊपर फिट कर देते हैं। नॉर्मली लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस बोलते हैं, यानी कि जो बीच की हड्डी है उसके ऊपर फिट किया जाता है ताकि वो उस ध्वनि तरंगों का एम्पलीट्यूड बढ़ा के उसको ठीक से सुनने में हेल्प करे। तो वाइब्रेंट साउंड ब्रिज एक तरह का पार्शियली इम्प्लांटेबल हियरिंग एड है और इससे वो व्यक्ति जिसको सीवियर लॉस है वो आराम से फ़ायदा ले सकता है। हियरिंग एड न पहनना चाहे तो वाइब्रेंट साउंड ब्रिज ले सकता है ऐसा, लेकिन हम ऑलवेज़ ये देखते हैं कि जिस किसी को भी वाइब्रेंट साउंड ब्रिज एडवाइस करते हैं उसके पहले उसको हियरिंग एड का ट्रायल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको हियरिंग एड से फ़ायदा होता है तो वाइब्रेंट साउंड ब्रिज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वाइब्रेंट हियरिंग एड से फ़ायदा हो रहा है तो इन्वेजिव प्रोसीजर क्यों की जाए, क्यों ऑपरेशन किया जाए। जिन लोगों को हियरिंग एड पहन नहीं सकते हैं या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है या जिसको ईयर ब्लॉक का बहुत सारा प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को हम वाइब्रेंट साउंड ब्रिज का ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस में हियरिंग एड या पार्शियली इम्प्लांटेबल हियरिंग एड, दैट मीन्स वाइब्रेंट साउंड ब्रिज का उपयोग करके हम उसको सुनने की क्षमता दे सकते हैं और उसकी सुनने की क्षमता को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं ताकि वो सुनने के कारण लिमिटेड न रहे। जी ठीक है। सर अभी जैसे आपने हमें डिटेल में कंडक्टिव हियरिंग लॉस बताया, देन आपने सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बताया, ईयर बोन्स की वजह से जो भी तकलीफ होती है, अलग अलग एज में इसका अलग अलग क्या इफेक्ट होता है और क्या ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम जानना जी। जैसे मैंने बताया कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड है। तो ये जो मॉडरेट सीवियर की तो हमने बात कर ली कि हम हियरिंग एड दे सकते हैं, हम वाइब्रेंट साउंड ब्रिज दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो प्रोफाउंड होता है, यानी कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता शून्य हो जाती है, बिल्कुल नहीं सुन सकता है 100%, यानी कि मोर देन 90% हियरिंग लॉस है और जिसको हियरिंग एड से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति चाहे वो बालक हो, वयस्क हो या बूढ़े हों, उन सबको हियरिंग एड से जिनको फ़ायदा नहीं होता है उनको कॉक्लियर इम्प्लांट द्वारा फ़ायदा हो सकता है और वो सुन सकता है। अब जब मैं कहता हूँ कॉक्लियर इम्प्लांट तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉक्लियर इम्प्लांट है क्या और एक काम कैसे करता है और ऐसे फ़ायदा कैसे करेगा, और जैसा आपने पूछा कि किन किन उम्र में कैसे फ़ायदा करता है, वो बताने के पहले मैं बता दूँ कि कॉक्लियर इम्प्लांट है क्या। तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक तरह का कृत्रिम कान है, आर्टिफिशियल ईयर है। वह एक माइक्रोचिप है जिसको हम सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं कान के पीछे की हड्डी में छेद करके उसे सेट किया जाता है और उसका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो कॉक्लिया के अंदर बिठाया जाता है ताकि वो कान की सुनने की नस यानी कि ऑडिटरी नर्व के साथ में कनेक्ट हो जाए। उसका एक दूसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं स्पीच प्रोसेसर। ये स्पीच प्रोसेसर कान के ऊपर पहनना होता है या ऊपर एक गोल सा आता है जो कि ऊपर चिपक जाता है। तो जो स्पीच प्रोसेसर है वो एक्सटर्नल डिवाइस है जो बाहर से पहनना होता है। स्पीच प्रोसेसर जैसा कि उसका नाम ही बताता है वो स्पीच फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोसेस करता है। तो जो आवाज़, जो ध्वनि तरंगे कान के लेवल पे आती है तो वो तरंगों को स्पीच प्रोसेसर कैच करता है। स्पीच प्रोसेसर के अंदर एक माइक्रोफोन होता है जो उन आवाज़ को पकड़ लेता है और पकड़ के वो स्पीच प्रोसेसर उस आवाज़ को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको कोड करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से यानी वायरलेसली कान के पीछे जो हमने एक ऑपरेट करके अंदर फिट किया था उस डिवाइस को, जिसे रिसीवर स्टिमुलेटर कहते हैं, उसको देता है और ये रिसीवर स्टिमुलेटर उस आवाज़ को डिकोड करता है। डिकोड करके वो ध्वनि तरंगों के अनुपात में ही उन फ्रीक्वेंसीज़ को करंट में कन्वर्ट करता है और ये करंट कान की सुनने की नस के द्वारा, क्योंकि ये जो करंट है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड के माध्यम से कॉक्लिया में जाता है और वहाँ पे वो रिलीज़ होता है और फिर वहाँ से कान की सुनने की नसें उस करंट को पिकअप कर लेती है और वो कान की सुनने की नसें उस करंट को लेके दिमाग के सुनने के केंद्र को देती है और दिमाग सिर्फ एक ही भाषा समझता है करंट की, और वो दिमाग जब ये करंट वहाँ पहुँचता है तो वो करंट को आवाज़ की तरह पहचानता है। तो इस तरह से कॉक्लियर इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल ईयर हो गया, एक कृत्रिम कान हो गया
अर्थात जो काम कान को करना चाहिए वो ये मशीन करता है। तो रही बात कि कब और किस में और किस उम्र में कैसे उपयोग किया जाता है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि ये आवाज़ को करंट में रूपांतरित करके सीधा नस को देता है, जिससे कि आवाज़ ऊपर दिमाग तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं हम बच्चों से कि बच्चा है जो जन्म से नहीं सुनता है, तो अगर कोई बच्चा जन्म से नहीं सुनता है और उसको कोई भी तरह का इनपुट नहीं मिलता है, तो वो आजीवन मूक बधिर रह जाएगा, डेफ म्यूट रह जाएगा, क्योंकि सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। इसलिए ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आइडेंटिफाई किया जाए कि सुनता है कि नहीं सुनता है। इसके लिए हमारी टीम में जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक टेस्ट करते हैं, जो हम नॉर्मली जितने बच्चे पैदा होते हैं उनका स्क्रीनिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चों को पैदा होने के बाद में स्क्रीनिंग करने के बाद ही हम छुट्टी देते हैं। तो ये ऑटो एकॉस्टिक एमिशन एक जांच होती है, जिससे इवन न्यू बॉर्न को हम जांच कर सकते हैं कि ये बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। अगर सुनता है तो फाइन, उसके बारे में फिर बाद में आगे फॉलोअप नॉर्मली लेते रहते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल पर रेगुलर चेकअप करवाता है। लेकिन जिस बच्चे के स्क्रीनिंग में ये आया कि इसको रेफ़र है, यानी कि इसके कुछ गड़बड़ है सुनने में, उसको हम इमीडिएटली फॉलोअप में जन्म के बाद बुलाते हैं और चेक करते रहते हैं। और उसके बाद में जब लगता है कि नहीं इसे तकलीफ़ है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसका हम बैरा टेस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तो ये बैरा टेस्ट में फिर कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो जब हम लोग को डायग्नोसिस हो जाता है, इसके साथ में और भी रेडियोलॉजिकल जांचें होती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, नसों के बारे में जांच करना, कॉक्लिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में जांच करना। पर जब हमारी टीम ये तय कर लेती है कि ये बच्चे को सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है जन्म से, तो ऐसे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके कॉक्लियर इम्प्लांट लगा देने पे वो सुनने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे समय जाएगा, सुनने का जो काल है, जो कि मतलब नहीं सुनने का जो समय है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो दिमाग का वो स्थान जो कि सुनकर बोलने के लिए उपयोगी है वो शिथिल हो जाता है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस करने के बाद में एज अर्ली एज पॉसिबल इंटरवेंशन करके उसको सुनते हुए करना बहुत ज़रूरी है। जिनको टोटल लॉस है, यदि सपोज़ इन जांच में पता चलता है बच्चे को कि इसको भाई आंशिक लॉस है, तो उसको हियरिंग एड दे सकते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि टोटल लॉस है, सीवियर नहीं लेकिन प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो ऐसे बच्चों को तैयार किया जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए। और कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करके हम उसे मशीन को फिट कर देते हैं और उसे सुनता हुआ कर देते हैं। तो जिस दिन हम मशीन चालू करते हैं उस दिन उसका आवाज़ की दुनिया में जन्म हो जाता है। तो ये बात रही कि जो जन्म से नहीं सुनते हैं, आइडियल एज है लेस देन 3 इयर्स में उनका इम्प्लांट हो जाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कॉक्लियर इम्प्लांट के फ़ायदे घटते जाते हैं। मतलब ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस जो है वो 3 साल से कम हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुन रहे होते हैं, पहले बचपन में सुन ही रहे होते हैं, फिर वो बोलना भी सीख जाते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, अभी सुनने बोलने का उनका डेवलपमेंट ही हो रहा था और कोई बीमारी हो गई तो बिल्कुल संपूर्ण लॉस हो गया। तो ये जो है ये पेरीलिंगुअल डेफनेस है। जो जन्म से नहीं सुनते हैं वो प्रीलिंगुअल हुए, यानी कि बोलना सीखे उसके पहले से लॉस। जो बोलना सीख रहे हैं उस पीरियड में हुआ तो पेरीलिंगुअल हो गए। तो इनका भी जैसे ही पता चलता है उनको इम्प्लांट करो ताकि वो सुनना चालू कर दें। और तीसरी कैटेगरी होती है पोस्ट लिंगुअल, कि बोलना सुनना सब सीख गए और बाद में स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बाद में उसे लॉस हो गया किसी भी कारण से, कोई बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो जब कोई ड्रग रिएक्शन आ गया, तो जब ऐसे लोगों को जिनको बोलना सीख गए उसके बाद में हियरिंग लॉस होता है तो उसको पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जिनको टोटल लॉस है तो उनको कॉक्लियर इम्प्लांट की एडवाइस दी जाती है और कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने से वो सुन सकते हैं। अभी आजकल देखा जाता है ऐसी कैटेगरी भी आ गई है, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ती जा रही है। आप बिना बीमारी के लोग 80, 90, 100 साल तक जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग की एज बढ़ती जाती है, तो 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, ऐसी उम्र में जब हियरिंग लॉस होता है, ये हियरिंग लॉस ज़्यादातर प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे सुनने की क्षमता घटती जाती है और एक ऐसे लेवल पे आ जाती है जब उनको आवाज़ तो पता चलती है पर क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है।
कोई स्पीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता है, किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं, घर में फैमिली में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते हैं। और अगर आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, लोग दूर दूर रह रहे होते हैं तो फ़ोन पे बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है इस जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में, तो ऐसी स्थिति में कॉकलियर इम्प्लांट करने से वो पूरा सुनने लगते हैं, 100% हियरिंग आ जाती है, सब कुछ सुनने लगते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ का मतभेद समझ सकते हैं और पूरा का पूरा स्पीच डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ये बात ज़रूरी है कि जब भी हम किसी का इम्प्लांट करें, चाहे बच्चा हो या वयस्क हो या बूढ़ा हो, उन सबको इम्प्लांट करने के बाद में थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसे हम स्पीच थेरेपी कहते हैं या ऑडिटरी ट्रेनिंग बोलते हैं इम्प्लांट के साथ। ये देने से उनको उस डिवाइस को यूज़ करके सुनने की आदत डाली जाती है और सुन के फिर उसको समझ के बोलने की आदत डाली जाती है। तो ये कुछ समय पर देने पे वो लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जो जन्म से नहीं सुनते हैं उनको लगभग 1.5-2 साल तक तो करना ही पड़ता है, और जो बाद में मतलब सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और बाद में होता है, उनको 4-6 महीने के अंदर मतलब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पे आ जाती है। बच्चे जो लोग जन्म से नहीं सुन रहे होते और जब कॉकलियर इम्प्लांट करने से सुनने लगते हैं, तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डाल के नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है और वो फिर अपना जीवन जिस लाइन में ले जाना चाहे ले जा सकता है। तो पढ़ाई वो नॉर्मल लोगों के साथ करके, नॉर्मल लोगों के साथ में compete करके नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो हमारा ऑलवेज ये प्रयास रहता है कि व्यक्ति चाहे आंशिक बहरापन हो या संपूर्ण बहरापन हो, उसे सुनने की क्षमता वापस लौटाई जाए, उसकी जो लिमिट है इंटरेक्शन की वो वापस लाई जाए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में वापस आ सके, उसका सोशल इंटीग्रेशन हो सके, मेन स्ट्रीम में आ जाए और बाकी सबके साथ में compete करके अपना जीवन व्यापन कर सके और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इस तरह से हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि हियरिंग के कारण किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हियरिंग लॉस किसी भी तरह का हो, उसको वापस नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, उसे वापस सुनता हुआ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप टाइम पे हियरिंग लॉस का ट्रीटमेंट करवाओ। यदि हियरिंग लॉस हो गया और काफ़ी समय तक कुछ नहीं करवाया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे जैसे बहरेपन का समय बढ़ता है वैसे वैसे उसके फ़ायदे घटते हैं, चाहे हियरिंग एड हो, चाहे कॉकलियर इम्प्लांट हो या किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन हो। जी बिल्कुल सर। एंड सर, जैसा हम सब जानते हैं, आपने कॉकलियर इम्प्लांट में बहुत महत्वपूर्ण समाज को हमारे योगदान भी दिया है। अभी सर एक बात ये है कि अगर ये इम्प्लांट करवाते हैं जी, तो इस इम्प्लांट का इफ़ेक्ट इसके तुरंत बाद हमें होता है या कोई ट्रेनिंग लेनी होती है, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट करने के बाद हम उसे ऑन टेबल चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं जिससे कि हम ऑपरेशन के दरमियान ही चेक कर लेते हैं कि आवाज़ इस व्यक्ति को इस इम्प्लांट के द्वारा दिमाग तक जाती है कि नहीं जाती है। तो ऑन टेबल चेक हो जाता है कि काम कर रहा है। उसके बाद में उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है और 4-6 हफ्ते बाद में उसे चालू कर देते हैं, जिसे हम स्विच ऑन कहते हैं। आजकल तो हम ऑन टेबल भी कर लेते हैं और किसी को बहुत जल्दी होती है तो हफ्ते 2 हफ्ते में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हम उनको 3-4 हफ्ते का समय दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब तक में उसका वुंड जो है वो हील हो गया होता है और बाकी सब चीज़ें ठीक हो गई होती है। तो मशीन चालू करते हैं जिस दिन, यानी कि स्विच ऑन जिस दिन करते हैं, उस दिन उस व्यक्ति का आवाज़ की दुनिया में जन्म होता है। और जब किसी का जन्म होता है आवाज़ की दुनिया में तो तुरंत तो सुनने बोलने नहीं लगता है। नॉर्मल बालक जब पैदा होता है तो दोनों कानों से सुन रहा होता है पर बोलता तो नहीं है। उसको हम 4-6 महीना साल भर तक ट्रेनिंग देते हैं कि ये पापा है, ये मम्मी है, ये गाय है, ये दूध है, आओ जाओ, उससे कंटिन्यूस एक संवाद करते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, जिससे कि वो पहला शब्द जाके बोलते बोलते उसको साल भर लग जाता है। उसी तरह से जिस बच्चे ने जन्म से नहीं सुना है उसको जब हम इम्प्लांट लगते हैं तो उतना समय तो उसे लगना ही लगना है, और उस पीरियड में जो करते हैं उसे हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कह लें या ऑडिटरी ट्रेनिंग कह लें या स्पीच थेरेपी कह लें, यानी कि उसको सुनने की
प्रैक्टिस करानी पड़ती है, सुन के समझ के बोलने की प्रैक्टिस करानी पड़ती है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जो हमारी टीम में जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके साथ में जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो टीचर फॉर डेफ होते हैं, ये लोग इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। साल भर तक टेक्निकल ट्रेनिंग देने के बाद जब बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है तो पहले एक शब्द बोलता है, फिर 2 शब्द बोलता है, उनका मीनिंग लगाता है, फिर वाक्यों का प्रयोग करता है, फिर बाद में अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जिसके लिए कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे टीम में टीचर फॉर डेफ हैं वो उनके साथ लगे रहें, जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो लगे रहें और इसके डेवलपमेंट में उसको मदद करते रहें। जो सर्जन का काम है वो तो सर्जरी तक ही सीमित है, उसके बाद में फॉलोअप में देखते रहते हैं कि सर्जरी के चलते कोई तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन जो ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो टीचर फॉर डेफ हैं, उनका सबसे बड़ा रोल हो जाता है। छोटे बच्चे को बड़े तक में उसको हेल्प करते रहना पड़ता है। वैसे ही जो बूढ़े लोग हैं और सुनते थे, बोलते हैं सब कुछ, उनको जब करते हैं तो उनको भी इनिशियली हमको ट्रेनिंग दे के प्रैक्टिस करवानी पड़ती है कि ये इम्प्लांट से जो आवाज़ आती है उसको सुन के और उसको उपयोग करें, क्योंकि उनकी जो पहले की मेमोरी होती है वो ऑडिटरी साउंड की होती है और अब क्या है कि इम्प्लांट के द्वारा साउंड आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। थोड़ी प्रैक्टिस से वो सब सेट हो जाता है। इसलिए ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना खाली सर्जरी से कुछ नहीं हो सकता है। जी। तो जैसा सर ने हमें बताया, आज के समय में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आपको हियरिंग लॉस है, आप नहीं सुन सकते हैं, तो उसका इलाज भी संभव है। सर, आज की हमारी थीम थी डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। उस पर आपका एक मैसेज चाहते हैं हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हियरिंग लॉस इज़ नॉट अ लिमिटेशन। यू कैन ऑलवेज रिकवर द हियरिंग लॉस, स्टार्ट हियरिंग नॉर्मल and be equal with all the normal hearing person and help yourself develop and be in the normal mainstream। यानी कि आप आवाज़ के कारण किसी भी तरह से अपने प्रोग्रेस में कोई अवरोध की आशा मत रखिए। आप अपने आवाज़ की सुनने की क्षमता यदि कभी भी थोड़ी भी या ज़्यादा कम होती है या कोई तकलीफ़ होती है, तुरंत ही अपने ENT सर्जन से मिलिए, उसका इलाज करवाइए और नॉर्मल हियरिंग रेंज में आके आवाज़ का आनंद लीजिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में हर जगह भी कहा गया है कि शब्द तो ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म है, इसलिए शब्द को कभी भी लिमिट मत करो, उसको ब्रह्म समझो और उसी से आपकी जो भी जीवन यापन की चीज़ें आप करते हो, लोग दूसरों से मिलते हो और आसपास में कम्युनिकेट करते हो, वो सभी उसी से संभव है। इसलिए ऑलवेज अपना हियरिंग चेक करवाते रहिए और उसे नॉर्मल रेंज में रखिए। जी। सो व्यूअर्स, डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा सर हमारे साथ अवेलेबल होते हैं अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में। आपको किसी भी तरीके की हियरिंग लॉस से रिलेटेड या कोई भी ईयर से रिलेटेड तकलीफ हो, आप सर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी आस्क अपोलो वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और आप सर के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे नंबर पे 7698815003। थैंक यू। जी, धन्यवाद।